नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिमांशु मित्तल आप सभी का तिलक एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी शिक्षण विधियों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और काफी सारी चीजें आप लोग जान भी पा रहे होंगे कि हमें शिक्षण विधियों को किस तरीके से पढ़ना है। तो आप सभी का शिक्षण विधियों की इस बहुत ही शानदार क्लास में हार्दिक स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी एक बार चैनल पर नए, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आप लोगों को टीचिंग मेथड ही नहीं, विज्ञान से संबंधित जो भी चीजें हैं वो आप लोगों को जानने को मिलती रहेगी और काफी कुछ सीखने को मिलता रहेगा। और हमारा उद्देश्य है कि हम टीचिंग मेथड में 10 में से 10 मार्क्स और विज्ञान में ज्यादा भी नहीं तो 60 में से एटलीस्ट 55 मार्क्स तो एटलीस्ट हमारे आई सही, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। तो विज्ञान की और गणित की शिक्षण विधियों की इस क्लास में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्लास है उस क्लास में हम मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट क्लास जो हुई थी उसमें हमने ब्लूम टेक्सोनोमी के बारे में डिस्कस किया था और उससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हम विज्ञान की प्रकृति को, विज्ञान और गणित दोनों की प्रकृति में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यदि आप विज्ञान की प्रकृति को समझ गए तो गणित की प्रकृति भी आप बहुत आसानी से और अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि जो गणित है वो गणनाओं का विज्ञान है। गणित क्या है? गणनाओं का ही क्या है, एक विज्ञान है। और गणित एक ऐसा विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, तार्किक विचारों का विज्ञान है। तो गणित भी पूरी तरीके से साइंटिफिक है, कहीं किंतु परंतु का सवाल नहीं है। तो पूरी तरीके से गणित विज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो कहीं भी आप इस चीज को ना समझे कि हमने एक बार यदि विज्ञान की टीचिंग मेथड्स पढ़ लिए तो हमें गणित के टीचिंग मेथड अलग से पढ़ने पड़ेंगे। अमूर्त व्यवस्था है गणित में। मार्शल एच स्टोन ने कहा था अपने एक स्टेटमेंट में कि जो गणित है वो अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। आप कुछ देख नहीं सकते। अमूर्त मतलब होता है जिसे आप देख ना सको, अमूर्त। तो सेम ऐसे ही विज्ञान है और विज्ञान और गणित पूरी तरीके से आपस में कनेक्टेड है। आज हम आगमन विधि के बारे में, जिसे आप इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड्स बोल सकते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आगमन विधि से और निगमन विधि से काफी सारे क्वेश्चन हैं जो बैक टू बैक एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। इसलिए मैंने कुछ मेथड्स ऐसे लिए हैं जिनके माध्यम से आप चीजों को जान सको और हर चीज को हमें सरल से कठिन की ओर बढ़ना है। जैसा कि मैंने बताया ना आपको कि मेथड्स को यदि आपको बच्चों को सिखाना भी है तो आप सरल से कठिन की ओर बढ़ो। उसी तरीके से हम सरल से कठिन की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब हम सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे तभी हम लर्निंग कर पाएंगे और लर्निंग तभी हो सकती है जब सरल से कठिन की ओर जाए। तो आज हम आगमन विधि के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, एक एक चीज को बहुत आसानी से और ध्यान से समझते हुए जाइएगा और क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि जब हम टीचिंग मेथड्स को कंप्लीट कर लेंगे तब आपके टीचिंग मेथड से संबंधित एक भी डाउट नहीं बचेगा। और यदि आप किसी चीज को फिर खुद से भी पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी समझ इतनी विकसित हो चुकी होगी कि आप एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। अब देखिए दोस्तों, आगमन विधि में क्या होता है। इस विधि में विद्यार्थी विशेष अनुभव, उदाहरण, घटना या तथ्य को पहले जांचते हैं और फिर उसमें से कोई सामान्य सिद्धांत या नियम बनाते हैं। हम नियम और सिद्धांत के बारे में दोस्तों फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और मैं आप लोगों को वापस नहीं बताऊंगा कि नियम और सिद्धांत क्या है। जब मैंने आप लोगों को बताया कि हम हर एक चीज को बिल्कुल जोड़ते हुए चलेंगे और हर एक चीज का जुड़ाव आप पूरी शिक्षण विधि में देखिएगा,
तो जो भी साथी नियम और सिद्धांत के बारे में जानना चाहते हैं, वो फर्स्ट क्लास जरूर जाकर देखें। अब इसमें सबसे पहले विद्यार्थी को उदाहरण बताए जाते हैं, उदाहरण के माध्यम से उसे समझाया जाता है। ठीक है, इसके 3 सूत्र हैं। 3 सूत्र कौन कौन से हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो आपको ज्ञात है, जो पहले से पता है, जिसके बारे में आप ऑलरेडी नोन हो, तो वो चीज पहले बताई जाती है। फिर अज्ञात चीज बताई जाती है। जैसे आपको कोई नियम बनाना है, ठीक है, आपको कर्ण स्क्वायर प्लस सॉरी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय जैसे आप बोल सकते हैं, यदि वो बतानी है, तो आप डायरेक्टली उसको ना बताकर सबसे पहले आपने बच्चे को बताया कि ये आएगा कैसे। आपने बच्चे को, जो उसको ज्ञात है कि समकोण त्रिभुज में लागू होगी, समकोण त्रिभुज में किस तरीके से लागू होगी, ठीक है, बड़ी वाली लाइन कौन सी है, लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, तो ये सारी चीजें पहले आप बता रहे हो, फिर तब जाके आपने उसको अज्ञात चीज बताई। विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर लेकर जा रहे हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, बहुत सारी चीजें हैं। फिर आप जाकर किसी चीज को एक तरीके से, जैसे हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है, फिर उसको लास्ट में जाकर समराइज कर दिया, ठीक है, बहुत सारे चीजों को एक साथ समराइज कर लेना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, बहुत सारा आपके पास चीजें हैं। फिर आपने एक नियम बना दिया, जैसे हमने पढ़ा ना कि सारी चीजों को, तथ्य को जांचते हैं, समझते हैं, उदाहरण को, घटना को, फिर उसका क्या बना देते हैं, नियम बना देते हैं। इसके और भी बहुत सारे हैं। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, कि आपने कोई भी चीज जो है आपके सामने है प्रत्यक्ष, फिर उसका आपने प्रमाणित करके बता दिया उसको, ठीक है। मूर्त से अमूर्त की ओर, इसका भी एक नियम है। वैसे मैंने जो सूत्र लिए हैं वो 3-4 इसलिए लिए हैं ताकि आप हर एक चीज को समझ जाओ, ना कि रट पाओ। ऐसे बहुत सारे हैं, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ऐसे तो आप रटते ही जाओ, ठीक है, लेकिन समझना जरूरी है। उदाहरण से नियम की ओर, अब उदाहरण ही तो है, उदाहरण से नियम पे ही तो जा रहे हैं। उस लाइन को अलग से लिखना कोई जरूरी नहीं समझता मैं तो, ठीक है। तो ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम जाते हैं। जैसे गणित में कई अलग अलग समीकरण हल करके विद्यार्थी खुद सामान्य सूत्र खोज लेते हैं। जब विद्यार्थी, जैसे आपने विद्यार्थी को बताया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो विद्यार्थी ऐसी बहुत सारी समीकरणें सोल्व कर चुका है, ठीक है, फिर वो एक अपना एक खुद सामान्य सूत्र बना ले रहा है। तो वो क्या है? आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड से। इसमें विशिष्ट उदाहरण की प्रस्तुति होती है। सबसे पहले बच्चे को उदाहरण दिया जाता है, उदाहरणों का निरीक्षण और विश्लेषण किया जाता है। निरीक्षण होता है टेस्टिंग, ठीक है, और एनालाइजिंग कि ये उदाहरण सही है या नहीं है। सामान्यीकरण, नियम बनाना, फिर उसका क्या बना दिया जाता है, नियम बना दिया जाता है। फिर परीक्षण एवं सत्यापन, किसी भी चीज को, जैसे वैक्सीन है, यदि आपने वैक्सीन बना दी तो फिर उसकी टेस्टिंग जरूरी है, ठीक है, फिर टेस्टिंग को अप्लाई करना भी जरूरी है। तो परीक्षण एवं सत्यापन, नियम अन्य उदाहरणों पर लागू करना, कि क्या ये जो नियम है जो मैंने बनाया है, वो क्या और जगह भी अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे वैक्सीन बनती है, तो पहले उस वैक्सीन को एनिमल्स पर टेस्टिंग किया जाता है, फिर उसको ह्यूमन बीइंग पर टेस्ट किया जाता है। कुछ इसी तरीके से ये चीज जुड़ी हुई है। अब देखिए, इस मेथड में विद्यार्थी खुद निष्कर्ष निकालते हैं, क्योंकि बच्चे को जब आपने उदाहरण दे दिया, तो उदाहरण से वो खुद सामान्यीकरण कर रहा है, नियम बना रहा है, तो बच्चे खुद निष्कर्ष निकाल लिए अपना, ठीक है। जैसे इसमें मूर्त से अमूर्त, जो अब मूर्त क्या है, जो बच्चों को दिख रहा है, जो बच्चा जानता है, जो बच्चा जिस चीज के लिए नोन है, जिस चीज से वो नोन है, उस चीज को जानता है, फिर वो अमूर्त चीज बना रहा है। वो अमूर्त क्या है, वो नियम है,
आई थिंक आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि मूर्त और अमूर्त से किस तरीके से हम जा रहे हैं। ठीक है, इससे समझ गहरी होती है। देखिए, आप जितना भी अपने माइंड को प्रोसेस करोगे तो उतनी ज्यादा क्या होगी, समझ गहरी होगी। लेकिन इसमें समय अधिक लगता है। ये इसकी क्या है, एक दोष है। ठीक है, समय अधिक लगता है। इस चीज को आप एक अलग पर्सपेक्टिव से सोच के देखिए कि आगमन विधि को क्या आप छोटी कक्षाओं में अप्लाई कर सकते हो। आपने छोटी कक्षा के अंदर बच्चों को जाकर बता दिया कि ये उदाहरण है, ठीक है, और आपको अब नियम बनाना है, तो वो बोलेंगे मास्टर तू जा, पढ़ना ही पसंद नहीं करेंगे। तो ये छोटी कक्षाओं में अप्लाई नहीं हो सकता। बड़ी कक्षाओं के लिए ये मेथड एकदम सही है, लेकिन छोटी कक्षाओं के अंदर आप इस चीज को अप्लाई कर ही नहीं सकते। मेथड्स क्या है, मेथड्स सिखाते हैं कि हमें किस तरीके से टीचिंग करवानी है। ठीक है, और इसकी प्रक्रिया भी जटिल है। तो इस चीज को आप अप्लाई नहीं कर सकते कि आपने बच्चों को सिखा तो दिया, और फिर उनको कुछ समझ ही नहीं आया, तो वो चीज क्या हो जाती है, फिर गलत हो जाती है। ठीक है, हाँ, आप उन स्टूडेंट्स पर अप्लाई कर सकते हो जिनका आईक्यू लेवल तेज है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि आगमन विधि क्या होती है। देखिए, इसमें समय अधिक लगता है। ठीक है, प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। विद्यार्थी खुद निष्कर्ष निकालते हैं। ये सूत्र थोड़े ध्यान रखिएगा, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सूत्रों से क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, और यदि आप मेरी बात को कल से कनेक्ट कर पाओगे तो विश्लेषण से संश्लेषण भी हो सकता है। क्योंकि विश्लेषण में क्या है, चीजों को तोड़ तोड़ के, ठीक है, संश्लेषण क्या है, एक साथ जोड़ करके, एक साथ जोड़ देना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये उदाहरण से नियम की ओर ही चीजों को कनेक्ट कर पाता है। ठीक है, तो आप उस चीज को, मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से चीजों को जोड़ना है। और यदि आप चीजों को जोड़ना सीख गए दोस्तों, तो आप टीचिंग मेथड को बहुत चुटकियों में सोल्व कर पाओगे। ये बात आप मेरी याद रखिएगा। अब डिडक्टिव मेथड्स, निगमन विधि की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इस विधि में शिक्षक पहले विद्यार्थियों को कोई नियम सिद्धांत बताते हैं। आगमन विधि के एकदम अपोजिट है। ठीक है, इसका एकदम उल्टा कर दीजिए। ठीक है, बस वो है निगमन विधि। फिर उस सिद्धांत या नियम के आधार पर कई उदाहरण दिए जाते हैं। देखिए, वहां पर सबसे पहले क्या क्या बताया जा रहा था, उदाहरण बताए जा रहे थे, फिर नियम बताया जा रहा था। अब यहाँ पर सबसे पहले नियम बताए जा रहे हैं और फिर उदाहरण बताए जा रहे हैं। इसमें मुख्य 3 सूत्र हैं, उसका उल्टा कर दीजिए। वहां पर विशिष्ट से सामान्य था, यहाँ पर सामान्य से विशिष्ट है। सामान्य क्या है, नियम सामान्य है। आपने बता दिया कि एक नियम है, फिर उस नियम के लिए आप उदाहरण दे रहे हो, वो विशिष्ट है। ठीक है, नियम सामान्य ही होते हैं। एक लाइन में याद कर लिया, बात खत्म। सूक्ष्म से स्थूल की ओर, नियम छोटा होता है। ठीक है, स्थूल बड़ा होता है। तो उदाहरण बताओगे तो वो तो उदाहरण तो 5 देने पड़ेंगे। ठीक है, नियम तो एक ही है। अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात क्या है, नियम है। तो आपने यदि विद्यार्थी को कोई नियम बता दिया तो वो आपके लिए क्या है, अज्ञात है। ठीक है, अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहले आयत का क्षेत्रफल आपने बता दिया कि लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, या आपने बता दिया बच्चे को कि लंबाई इंटू चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। फिर आप उसको अलग अलग आयतों के क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहे हो, तब जाके वो बच्चा सीख पा रहा है।
तो ये कौन सी विधि है? निगमन विधि है। इसमें आपको नियम या सिद्धांत की प्रस्तुति करनी पड़ती है। सबसे पहले आपको बच्चे को नियम बताना पड़ेगा, उसको सिद्धांत बताना पड़ेगा। फिर नियम बताने के बाद आपको उसमें उदाहरण डालने पड़ेंगे, उदाहरण बताने पड़ेंगे। फिर परीक्षण करना पड़ेगा, अन्य परिस्थितियों में नियम लागू हो रहा है या नहीं हो रहा, उस चीज को भी आपको क्या करना पड़ेगा, उस चीज का परीक्षण करना पड़ेगा, सत्यापन करना पड़ेगा। क्या सिद्धांत सभी पर लागू होता है या फिर एक ही चीज पर लागू हो रहा है, उसका भी परीक्षण करना जरूरी है। अब देखिए, हर विद्यार्थी को एक जैसे ढंग से पढ़ाया जा सकता है। इसमें इस मेथड से आप क्या कर सकते हो कि हर विद्यार्थी को आप एक जैसे ढंग से पढ़ा सकते हो और जल्दी समझ में आता है। लेकिन विद्यार्थियों में खोज और विश्लेषण की जो प्रवृत्ति है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो विद्यार्थियों में खोज और विश्लेषण की जो प्रवृत्ति है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। यदि आप बच्चों को रोट लर्निंग करवाओगे, ये एक रोट लर्निंग है जिसमें आपने रटना सिखा दिया, इससे बच्चे में रटने की आदत पड़ जाएगी। वो नई समस्याओं का समाधान कर ही नहीं पाएगा। समस्या को समस्या का जो हल है वो ढूंढना सीख ही नहीं पाएगा। उसकी जो स्मरण शक्ति है वो क्या होगी, धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। आलसी प्रवृत्ति विकसित हो। लेकिन ये विधि एक ऐसी विधि है जिससे आप पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण कर सकते हो। और हमारा जो पाठ्यक्रम है वो इसी तरीके से डिजाइन किया हुआ है, निगमन विधि के अकॉर्डिंग ही। आप बच्चों को कभी भी आगमन विधि के माध्यम से नहीं पढ़ा सकते। आपको बच्चों को पढ़ाना है तो किस विधि के माध्यम से पढ़ाना है, निगमन विधि के माध्यम से पढ़ाना है। तो मुझे लगता है दोस्तों अब आप निगमन विधि को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आगमन विधि में देखिए निष्कर्ष निकलता है क्या। आगमन विधि में विद्यार्थी खोज एवं जांच के माध्यम से ज्ञान अर्जित करता है और निगमन विधि में पहले से स्थापित नियमों को सीखकर उनका प्रयोग करता है। ठीक है। आगमन विधि में विद्यार्थी खोज करता है, उसकी खोज की प्रवृत्ति विकसित होती है। लेकिन निगमन विधि में वो पहले से स्थापित नियमों को सीखकर उनका प्रयोग करता है। देखिए, यदि मैं आपसे एक अलग पर्सपेक्टिव में बात करूं तो इस विधि से आप छोटी कक्षाओं के बच्चों को तो बिल्कुल नहीं सिखा सकते, क्योंकि जब आपने छोटी कक्षाओं के बच्चों को कोई नियम बता दिए तो वो याद नहीं कर पाएंगे। उनको छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से ही सिखाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो आगमन विधि है वो छोटी कक्षाओं के लिए सही रहती है। हालांकि मैंने बताया आपको कि आगमन विधि छोटी कक्षाओं में अप्लाई नहीं की जा सकती, लेकिन हमारे पास ले दे के फिर कौन सा मेथड बचा, फिर तो कोई मेथड ही नहीं बचा। और यदि हम आगमन विधि से नहीं सिखाएंगे छोटे बच्चों को तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर तो वो कुछ याद कर ही नहीं पाएंगे, उनको याद करने की आदत पड़ जाएगी। तो इस चीज को थोड़ा एक अलग माइंड से सोचकर देखिएगा कि हमारे पास इस चीज का निष्कर्ष यही निकलता है। इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ निष्कर्ष में आकर ये बात बताई है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण समस्या समाधान विधि। दोस्तों, समस्या समाधान विधि एक ऐसी विधि है जिसके क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते ही बनते हैं और न जाने कितने क्वेश्चन अब तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जोड़ तोड़ मरोड़ के। बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा।
और आपके डेली रूटीन लाइफ के लिए तो सबसे बेस्ट विधि है दोस्तों। समस्या समाधान विधि वह शिक्षण पद्धति जिसमें विद्यार्थियों को किसी समस्या की स्थिति में डालकर उसे अपने अनुभव, ज्ञान और तर्क शक्ति का प्रयोग करके समाधान निकालने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये एक ऐसी विधि है जिसमें आप बच्चों को समस्या में डाल रहे हो, फिर वो अपने अनुभव, तर्क, ज्ञान के आधार पर उससे निकलने का प्रयास कर रहा है। ठीक है? इसमें शिक्षक मार्गदर्शक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कि इसमें शिक्षक क्या होता है? मार्गदर्शक होता है। शिक्षक की अहम भूमिका इसके अंदर होती है। शिक्षक ही बच्चों को समस्या डालता है, लेकिन उनका साथ में मार्गदर्शक भी करता है। इसका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों में तार्किक एवं वैज्ञानिक सोच विकसित करना। क्योंकि जब भी आप बच्चों को कोई समस्या दोगे तो वो अपना माइंड को प्रोसेस करेंगे तो बात निश्चित है कि वैज्ञानिक सोच विकसित होगी। सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति को बढ़ाना। किसको बढ़ाना? सृजनात्मकता एवं कल्पना शक्ति को बढ़ाना, सोचने की क्षमता को बढ़ाना, सृजनात्मकता। ठीक है, खुद से सृजन करने की, कोई चीज अपने खुद से बनाने की चीज को, उसकी शक्ति को बढ़ाना, वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करना। देखिए, वास्तविक जीवन की समस्याएं जो व्यक्ति सॉल्व करना सीख गया, तो उसने अपने जीवन की पढ़ाई से समस्याएं नहीं, सब चीजों की समस्याओं को से छुटकारा पा लिया। तो यदि आपकी समस्या सॉल्व करने की एक बार सोच विकसित हो गई, तो वो आपकी सिर्फ पढ़ाई में ही समस्या सॉल्व नहीं करेगी, आपकी दैनिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं भी सॉल्व करने में वो क्या करेगी? मदद करेंगी। आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास को बढ़ाती है समस्या समाधान विधि। क्योंकि आप जब क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, और आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन आपने उस पे 4-5 बार उस पे ट्राई किया, फिर जैसे ही आपसे क्वेश्चन हुआ, तो आपकी एकदम से जो खुशी है, वो एक अलग खुशी होगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी कि नहीं, मैं कर सकता हूं। साथ में समूह में काम करने एवं सहयोग की आदत डालना। जब आपके पास समस्या होगी तो आप समस्या को लेकर किसी के पास जाओगे, ठीक है, और आप किसी व्यक्ति के पास गए तो आपने दोनों ने मिलकर समस्या सोल्व की। इससे हेल्पिंग नेचर बढ़ता है, सहयोग की भावना बढ़ती है। और मैंने बताया कि सहयोग की भावना के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हो। और विज्ञान शिक्षण का यही उद्देश्य था कि बच्चों के अंदर सहयोग की भावना विकसित करना। और समस्या समाधान विधि क्या करती है? सहयोग की भावना विकसित करती है। इतनी बात दोस्तों मुझे लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इन चीजों का इतना इंपॉर्टेंट रोल है और शिक्षण विधि अपना स्थान कहाँ रखती है टीचिंग में। अब देखिए, इसके 5 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 5। एक तो समस्या की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। विद्यार्थियों को ऐसी स्थिति या प्रश्न दे दिया जाता है जिसे हल करना आवश्यक हो। सबसे पहले समस्या की पहचान करेगा विद्यार्थी कि समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम तो दी जा रही है ना, किसके द्वारा दी जा रही है? टीचर के द्वारा। फिर वो समस्या का विश्लेषण करेगा, एनालाइजिंग करेगा, ठीक है। समस्या की शर्तों, कठिनाइयों और कारणों को समझा जाता है कि प्रॉब्लम है, उसकी कंडीशन क्या है। आपको दे दिया कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको प्रूफ करना है। इसकी कंडीशन क्या है, ये कैसे प्रूफ होगा? क्या हमें इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा या नहीं? तो कारणों को समझा जाता है। वो होता है ना कि जब हम किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो वहां पर लिखते हैं कि दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके आधार पर हम उस थ्योरम को, उस प्रमेय को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वही चीज है। संभावित समाधान प्रस्तुत कर, क्या इस तरीके से हो सकता है? नहीं नहीं, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से हो सकता है।
तो विद्यार्थी अपने ज्ञान एवं अनुभव से विभिन्न संभावनाओं को क्या करते हैं, सोचते हैं। अपना माइंड को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। इससे क्या होती है, प्रोसेसिंग पावर बढ़ती है, तार्किक क्षमता बढ़ती है। ठीक है। समाधान की जांच करना, प्रयोग, तर्क, गणना एवं चर्चा के आधार पर समाधानों की परीक्षा की जाती है। जांच भी तो जरूरी है ना, जैसे मैंने बताया आपको वैक्सीन का उदाहरण। उचित समाधान का चयन एवं निष्कर्ष, सबसे उपयुक्त समाधान अपना निष्कर्ष निकाला जाता है। ये सबसे बेस्ट मेथड है। इस मेथड से क्वेश्चन को करना बहुत आसान होगा। तो उस मेथड से क्या कर दिया जाता है, क्वेश्चन को सोल्व कर दिया जाता है। तो दोस्तों 5 चरण आप बोल बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। अब ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था। तो देखिए, अब सीमाएं देखिए। हर विषय को समस्या समाधान विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता। यदि आप इस तरीके से पढ़ाएंगे तो काफी अधिक समय लगने वाला है। और हर चीज को, एक एक चीज को बच्चा सोचे तो वो पागल हो जाएगा। ठीक है, तो हर चीज को इस तरीके से पढ़ाया भी नहीं जा सकता। अधिक समय लेने वाली विधि है। शिक्षक को काफी सारी तैयारी करके आनी पड़ेगी। समस्या क्या देनी है, फिर उसका बच्चे किस तरीके से सॉल्यूशन ढूंढेंगे। इतना सारा समय यदि हमारा लगेगा तो पाठ्यक्रम भी पूरा नहीं कर पाए। तो ये पाठ्यक्रम को पूरा करने वाली विधि नहीं है। ये सभी विद्यार्थियों का समान रूप से सक्रिय होना कठिन है। हर बच्चा एक्टिव हो ये जरूरी नहीं है ना, कि हर बच्चा उस चीज को इतना अच्छे से सोच पाए, ये जरूरी नहीं होता। हर बच्चा समस्या का समाधान निकाल पाए, ऐसा संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, और हर विधि के अंदर रहती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस विधि से काफी कुछ सीखा जा सकता है। और आप जब भी टीचर बने तो बीच बीच में ये विधि अप्लाई करते रहे, मेरा इतना ही मानना है, ताकि पढ़ाई का स्वाद, जायका बदलता रहे और विद्यार्थियों का दिमाग चलता रहे। तो दोस्तों, आज की क्लास काफी कुछ सिखाने वाली क्लास रही होगी, ऐसी मैं आपको आपसे आशा करता हूँ। और काफी कुछ आज की क्लास में सीखने को मिला होगा। यदि आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगती है तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई ऊर्जा, नए जोश और नई उमंग के साथ। काफी कुछ सीखते रहेंगे, क्योंकि अब तैयारी इस तरीके से करनी है कि हम सिलेक्शन लेकर ही जाएं। और सिलेक्शन हमारा तभी होगा जब हम चीजों को रटने की बजाय समझने पर जोर देंगे। तो दोस्तों, आप सभी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे। तब तक के लिए आपसे अलविदा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।